अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 का 9th क्लास के लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत ही शॉर्ट अहम हैं। ठीक है जी, आपने नोट करते जाना है, बातें समझनी है। जो कुछ सवाल होगा तो अपने कमेंट में कर देना है। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो कर लें। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक टर्म आती है, वो आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये गैस टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं। ठीक है जी, पहले गैसेस आएंगी। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि पहले हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे और एंड पे सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम गैसेस स्टार्ट कर चुके हैं इस लेक्चर में। ठीक है जी, तो उसमें फर्स्ट है डिफ्यूजन। के डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि मिक्सिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि एक जैसी होना। ठीक है जी, कि मतलब स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, मॉलिक्यूल्स मिक्स अप हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि उसकी जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो एक जैसी होगी, हर जगह एक जैसी कंपोजिशन होगी। जैसे जी आपको मिसाल देते हैं कि आपने एक कॉर्नर में रूम में परफ्यूम जो है वो मतलब थोड़ा सा स्प्रे किया है। जब आपने स्प्रे किया तो कुछ देर बाद उस जो स्प्रे आपने एक कॉर्नर में किया था वो अब पूरे रूम में फैल चुका है। ठीक है, क्यों फैला है? कि वो जो मॉलिक्यूल्स थे स्प्रे के वो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट किए, उसने हर जगह मतलब अब घूमने फिरने शुरू हो गए और आखिरकार उसने एक जैसा मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया जिसमें उसकी कंपोजिशन हर जगह यकसा हो गई। ठीक है जी, मतलब क्या है? मिक्सिंग अप मतलब मॉलिक्यूल्स का मिक्स होना बाय कोलाइन करने से और एक मुकम्मल जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाना, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। समझ आई? डिफ्यूजन मतलब ये कि ये देखो जी हमारे पास एक कंटेनर है, फर्ज करें। ठीक है, तो इसमें आपने मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, एक और मॉलिक्यूल्स है जैसे परफ्यूम में, ये जो मैंने ना मतलब गाड़ी से कर रहा हूं। ठीक है जी, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड मतलब एक दूसरे से टक्कर करेंगे। जब करेंगे तो भाई ये ऐसे घूमते फिरते जाएंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। क्या बना देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर बना देंगे जिसकी सेम कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन सेम, जिसकी कंपोजिशन जो है वो हर जगह यकसा होती है, एक जैसी होती है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी, समझ आई? मॉलिक्यूल्स का कोलाइन से होमोजीनियस मिक्सचर बना देना गैस मॉलिक्यूल्स का, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ठीक है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, दूसरी बात ये ना किसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, कौन सी चीज़ कम डिफ्यूज़ होगी, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, समझ आ गई? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। कि आप कौन सी गैस डिफ्यूज करवा रहे हैं, कौन सी गैस डिफ्यूज करवा रहे हैं, उसका मास कितना है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब जी जिसका मास कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज करेगी, वो जल्दी मिक्सअप होगी। जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़रा तेज़ी से मतलब जल्दी से मिक्सअप नहीं होगी। ठीक है, मिसाल से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे जी एक ज़रा मतलब मोटा ताज़ा बंदा है, ठीक है, और एक पतला सा है, दोनों को हम रनिंग पे मतलब करेंगे, चलें भी आप रनिंग करें, तो जल्दी रनिंग कौन करेगा, स्पीड में दौड़ेगा कौन? जो मतलब पतला है। ठीक है,
वो क्यों दौड़ेगा भाई, उसका मास कम है, उसने जल्दी दौड़ना है, ठीक है। और मोटा जो है मतलब कि जो ज़रा अच्छा सेहतमंद बंदा है वो जो ज़रा नहीं जल्दी मतलब कर सकेगा क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये भी वही हिसाब है कि हम उसके मास पे डिपेंड करते हैं, उसकी जो डिफ्यूजन का अमल है वो उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन का अमल सुस्त होगा, कम होगा। समझ आ गई जी, क्लियर हो गया, पक्की बात है। अच्छा चलेंगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये पेपर में आया है, अगर हम बात करें, कहते हैं कि जो गैसेस हैं वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं, ठीक है, जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं बानिस्बत लिक्विड्स के, वजह बयान करें, ठीक है जी। चलें सवाल लिखते हैं, वाई गैसेस डिफ्यूज्ड rapidly than liquids। लिक्विड से क्यों जी वो जल्दी रैपिडली मतलब जो है गैसेस जो है वो जल्दी जो है वो डिफ्यूज हो जाती हैं, वजह बताएंगे। वजह ये है कि फर्स्टली ये तो भाई ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा बेसिकली डिफ्यूजन होता है, मॉलिक्यूल्स आगे पीछे हरकत करते हैं, ठीक है, बिल्कुल चेंज और अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, दरमियान फासला ज़्यादा होगा, तो वो ईजीली मूवमेंट कर सकेंगे, ईजीली मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूवमेंट कर सकेंगे, मूवमेंट कर सकेंगे। अगर जी मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मूवमेंट अच्छी हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी वजह ये है कि उसके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान जो इंटरैक्शन है वो वीक इंटरैक्शन है, जो वीक इंटरैक्शन है, समझ आ गई, बनिस्बत लिक्विड्स के, बनिस्बत लिक्विड्स के। चलें जी आंसर लिखते हैं हम। आंसर हमारा ये होगा, बिकॉज इन गैसेस डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर large and attraction force is weak। उसके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक है, ठीक है जी। तो यही वजह है कि वो जल्दी से जो है वो डिफ्यूज कर जाती है, जल्दी से डिफ्यूज कर जाते हैं। कर दे रेस, कर दे रेस को, ओ भाई कर दे रेस, ओके। तावीज बना के पहनूं तुझे मैं, तावीज बना के मैं पहनूं तुझे। चलें जी नेक्स्ट जो है वो है इफ्यूजन। ये डिफ्यूजन था, वो क्या है, इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का, किसी गैस का बारीक सुराख से बाहर निकलना, उसे हम कहते हैं इफ्यूजन। फिर से सुन लें, किसी गैस का बारीक सुराख से, टिनी होल से बाहर स्कैपिंग करना, स्कैपिंग मतलब बाहर निकलना, ठीक है जी, स्कैपिंग करना, उसे हम कहते हैं इफ्यूजन, ठीक है जी। मैं बोर्ड पे इसलिए डेफिनेशन नहीं लिख रहा क्योंकि आपकी बुक पे अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है जी। तो बात है समझना, तो आपने बात वो से समझनी है। इफ्यूजन का क्या मतलब है कि किसी गैस मॉलिक्यूल्स का एक बारीक होल से निकलना। जैसे जी ये मेरे पास फर्ज करें एक सिलेंडर है, कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक टिनी होल हो, एक टिनी होल हो जहाँ से वो गैस मॉलिक्यूल्स निकल रहे हो, उसे हम इस अमल या इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इफ्यूजन। इफ्यूजन, उसे हम इफ्यूजन कहेंगे, इफ्यूजन कहेंगे, ठीक है जी।
अच्छा जी, जैसे जी आपको एक मिसाल वो कहता है कि जब कोई टायर पंचर हो जाता है तो देखिए उससे बारीक सुराख से गैस बड़ी तेज़ी से निकलती है। इस जो एग्जाम्पल है वो फ्यूजन की है, वो वाली एग्जाम्पल फ्यूजन की आपकी बुक में लिखी हुई है, बड़ी बड़ी फंटेस्टिक एग्जाम्पल है ये। ठीक है जी, समझ आ गई कि एक बारीक होल से गैस मॉलिक्यूल्स का निकलना, इसे हम कहते हैं अफ्यूजन। अफ्यूजन, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, जैसे डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे, क्या अफ्यूजन भी डिपेंड करती है? जी बिल्कुल, ये अफ्यूजन भी डिपेंड करती है। ठीक है, अफ्यूजन भी डिपेंड करती है। चलें हम लिखते हैं अफ्यूजन डिपेंड्स upon the molecular mass of gas, कि कितना मॉलिक्यूलर गैस जो है वो कितना उसका मास है। ठीक है, मिसाल फिर भी वही है भाई कि भाई जितना ज़्यादा बड़ा होगी चीज़ तो वो उतनी जल्दी स्कैप नहीं करेगी। ठीक है, उसका वजन ज़्यादा हो गया है तो वो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगी टिनी होल से। समझ आ गई? तो यही वजह है कि भाई जितनी एक, जैसे जी आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, एक ऑक्सीजन गैस है, तो जल्दी अफ्यूज़ कौन करेगी? इसका मास भाई कम है, ये इसका मास लेस है, इसका मास ज़्यादा है, लार्ज है। ठीक है, समझ आ गई? ये लेस है, ये जो है वो ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है वो जल्दी अफ्यूज़ कर जाएगी, ये वाली कम अफ्यूज़ करेगी। ये जल्दी कर जाएगी और ये कम करेगी। ठीक है, चलें और एग्जांपल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें कौन सी ज़्यादा जल्दी ही? भाई मास इसका कम है और इसका ज़्यादा है, तो भाई यही फिर भी करेगी। समझ आ गई? अगर हम और बात करें तो भाई क्लोरीन गैस करेगी या हाइड्रोजन गैस करेगी या हीलियम गैस करेगी। ठीक है, हीलियम He, तो भाई ये सबसे ज़्यादा जल्दी फ्यूज़ करेगी, उसके बाद ये वाली गैस फ्यूज़ करेगी, उसके बाद ये वाली, क्योंकि मास सबसे पहले इसका आता है। सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। ठीक है जी, हीलियम के बाद हम बात करेंगे तो भाई फिर क्लोरीन की बारी आएगी। समझ आ गई कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसको आपने एंड पे रखना है फ्यूजन में, जिसका सबसे कम उसको सबसे पहले, जिसका उससे बाद उसको बाद उसके बाद, मतलब ऑर्डर बनाते जाना मास के हिसाब से। क्लियर हो गया? आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। क्लियर? पक्की बात है? क्लियर हो गया सर? चलिए ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर्स के बारे में। अच्छा चलें जी, ये हो ही नहीं सकता कि पेपर फ्यूजन या डिफ्यूजन के अलावा बने। पेपर हर दफ़ा ही किसी न किसी बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है ये सवाल, फ्यूजन और डिफ्यूजन, इसलिए इसको अच्छे से आपने एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा चलें जी, अगला है हमारा वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि वो फोर्स जो 1 मरबा मीटर, ये देखिए 1 मीटर फर्ज करें, इस तरफ इसकी लेंथ है और 1 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, तो ये जो इसका एरिया है वो बना जी 1 मीटर स्क्वायर एरिया इसका। ठीक है, एरिया। वो कहते हैं कि अगर ये वाला एरिया हो, इस पे जितनी फोर्स अमल करे उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, कि वो फोर्स जो 1 मरबा मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे फोर्स अमल करे उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है जी, तो फर्ज करें जी प्रेशर को डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और दूसरी बात के फर्ज करें ये हमारे पास ये है। ठीक है, इस पे हम फोर्स अमल करवाते हैं F। ठीक है, इस पे फोर्स अमल करवाते हैं F। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो है A। तो हम प्रेशर को हम ये डिफाइन कर सकते हैं, P बराबर है वो फोर्स जो इस, यानी कि वो फोर्स जो एक्सर्ट हो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? प्रेशर। वो क्या है? प्रेशर। समझ आ गई? क्लियर है? बेसिकली होता ये है कि ये फर्ज करें आपके पास एक कंटेनर है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, वो आखिर कोलाइड करते करते दीवार के साथ, जो कंटेनर की दीवारें हैं उनके साथ टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसे हम प्रेशर कहते हैं। समझ आई बात की कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स उसकी वाल्स के साथ कंटेनर की टकराते हैं तो उस पर कोई फोर्स अमल करती है जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। समझ आ गई? अच्छा चलें अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। सवाल यही पूछा जाता है कि डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट्स। ठीक है, तो बात करते हैं भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट। एरिया का क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो जो हमारा प्रेशर का यूनिट बना SI यूनिट क्या बना हमारा, न्यूटन मीटर पर, ये मैं नीचे से ऊपर ले गया तो मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आ गई जी, क्लियर हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। अच्छा जी, कहते हैं को ये ऐसा यूनिट है, यही वो कहते हैं कि पास्कल के बराबर है, PA पास्कल। क्लियर है, समझ आ गई, यही पास्कल। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये पास्कल के बराबर है, इसे हम पास्कल भी कहते हैं। अच्छा चलें जी, उसके बाद जी इसके मुख्तलिफ जो हैं वो हम मतलब यूनिट्स इसके डिफरेंट हैं, लेकिन वो हम आगे स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आपने अपने इतना याद रखना है। सही हो गया। अब बात करते हैं कि आपसे सवाल एक पूछा जाएगा, डिफाइन पास्कल। सवाल पूछा जाता है आपसे डिफाइन पास्कल। अब बुक पे तो लिखा ही नहीं है डिफाइन पास्कल। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर इसका वो होगा अमाउंट ऑफ, हम कह सकते हैं कि भाई वो फोर्स जो पर मीटर स्क्वायर पर अमल करें। अगर भाई 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर अमल करे तो वो जो फोर्स है वो जितना प्रेशर डालेगी उसे हम 1 पास्कल कहेंगे, उसे हम 1 पास्कल कहेंगे। अच्छा चलें जी, लिखते हैं इफ द एक्सर्टिंग force is 1 Newton on the area of 1 meter square, then the pressure will be equal to 1 पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल। अगर एक्सर्टिंग फोर्स जो है वो अप्लाइंग फोर्स, एक्सर्टिंग के बजाय आप अप्लाइंग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अप्लाइंग फोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, वो फोर्स जो है वो अप्लाई हो 1 मीटर पर स्क्वायर पर अप्लाइंग फोर्स इज 1 न्यूटन ऑन द एरिया ऑफ, हम उसे क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्लियर।